प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को करेंगे संबोधित। दमन में आयोजित उद्घाटन सत्र में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे भाग। गांधीनगर में चल रही G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से संदेश करेंगे जारी। वाराणसी में जुटे G20 देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और यूपी के मुख्यमंत्री के हाथों आज होगा युवा 20 शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन। चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद के और नजदीक लाने के लिए आज किए जाएंगे थ्रस्टर फायर। 23 अगस्त को होगी चांद पर लैंडिंग। राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। 5 सितंबर को वोटिंग और 8 सितंबर को होगी मतगणना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। वृक्षारोपण अभियान के तहत 4 करोड़ वृक्ष का करेंगे रोपण। भारत के 17 साल के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। फेबियानो कैरुआना से होगा सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंवर। जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। दादर और नागर हवेली, दमन और दीव में आज क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। इससे पहले कल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के दमन पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जेपी नड्डा ने दमन में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की। उत्तराखंड के कई गांवों के प्रधान और सरपंचों की इस बार दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। दिल्ली यात्रा के बाद जब ये लोग अपने घर पहुंचे तब उन्होंने काफी खुशी जताई और प्रधानमंत्री के प्रति आभार भी। आइए सुनते हैं। 15 अगस्त को हमें लाल किला में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस देखने का मौका मिला और ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए एक एक्सपोजर विजिट थी, जो हमें पता चला कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से हमारे स्वतंत्रता दिवस को किस तरह से बनाया जाता है दिल्ली में। और एक बहुत ही अच्छा इवेंट रहा। मोदी जी द्वारा जो हमारे लिए व्यवस्थाएं की गई थी दिल्ली में, वो भी सारा अच्छा रहा। मोदी जी की कृपा से इस बार हम राज्यसभा, संसद भवन, ये सारी चीज़ों को देख पाए। जहाँ तक पहुँचना हमारे लिए असंभव था, उन जगहों तक हमें पहुँचा मोदी जी ने। हमें लाल किला में जब प्रधानमंत्री का भाषण सुनने को मौका मिला और शासन भवन में कभी आज तक देखा नहीं, हम ग्राम प्रधानों ने वहाँ देखने को मौका मिला। हमें राज्यसभा और लोकसभा देखने को मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्हें हमें वाइस प्रेसिडेंट विदेश में आमंत्रित किया और 15 अगस्त के दिन लाल किला में हमें उनका भाषण सुनने का मौका मिला और हमें वहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा जितने भी वहाँ पर चुनाव होते हैं, वहाँ पर जो होता है वो देखने को मिला। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लद्दाख के कई गांवों के सरपंच दिल्ली आए थे। ये सरपंच विशेष अतिथि के रूप में लाल किला पर झंडा तोरण के दौरान शामिल हुए। इस विशेष अवसर पर शामिल होकर ये लोग काफी खुश दिखे। मैं सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी जी को शुक्रिया अदा करना चाहूँ, दिल से नमस्ते और जुले कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें दूर दराज इलाके के सरपंच और नायब सरपंच को इंडिपेंडेंस डे में घुमाने के लिए ले गया। और नरेंद्र मोदी जी को हमें दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा मौका हमने नहीं सोचा था, कि सबने भी नहीं देखा था कि ऐसे जगह में लेके हम दूर दराज इलाके के 5 और सरपंच को
वहाँ दिखाने का मौका मिला, इसलिए मैं दिल से शुक्रिया। हमें पहली बार भारत सरकार ने हमारा बॉर्डर विलेज के वाइब्रेंट विलेज कर वहाँ का ग्रास रूट लेवल का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था। तो ये सब हमारे लिए गर्व का बात था। साथ ही साथ हमें काफ़ी जगह जहाँ हम नहीं पहुँचा, जैसे पार्लियामेंट हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा, और वहाँ पे कैसे सीज़न चला जाता है उनका भी हमें काफ़ी ब्रीफिंग किया गया था। और उसी तरह प्रधानमंत्री म्यूज़ियम में भी हमें ले गया, और ऐसे काफ़ी जगह हम गया, और बड़े बड़े मंत्री से भी हमारा मुलाकात हुआ। ये मेरे लाइफ में पहली बार है, इतना कंफर्टेबल और देखने को मिला। हमने विधानसभा देखा, पार्लियामेंट हाउस देखा, इसी तरह हर जगह में घूमने का मौका मिला। इसी तरह हर एक बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों से मिलने का मौका मिला। इसी तरह आईटीपी के बड़े बड़े ऑफिसर से मिलने का मौका मिला, और उन्होंने आईटीपी वालों ने हम उनको बिल्कुल तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इतना हेल्प किया। इस सरकार को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाइब्रेंट विलेज बोल के जो स्कीम रखा गया है, ये बॉर्डर विलेज में बहुत ही फायदेमंद होगा। बड़े बड़े मंत्री से हमने इंट्रोडक्शन हुआ, तो हमारा जितना भी कुछ मांग थे वो इन सारे मिनिस्टर से मिला था। तो उन्होंने हमको ये कहा था कि हम सारे एक परिवार है। हमें बहुत खुश हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम सारे एक परिवार है। तो इसी तरह हम पहले बार 15 अगस्त पे पार्टिसिपेट हुआ। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार देश भर के कई गांवों के सरपंचों को दिल्ली के लाल किला पर विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। पूर्वोत्तर राज्यों के कई गांवों के सरपंच भी पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली आए थे। अपने घर पहुंचने के बाद ये सरपंच अपनी दिल्ली यात्रा पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। हम लोग सोचा भी नहीं था कभी दिल्ली जाएगा, हम लोग को इतना ध्यान दिएगा। मोदी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा से हम लोग को ध्यान दिया है। जब से बीजेपी सरकार, मोदी का सरकार आया है, तब से हमारा बस्ती बहुत उन्नति की ओर बढ़ा है। उसका बदौलत से बस्ती में जल जीवन का मिशन शुरू कर दिया। अभी हर जगह घर में जल जीवन आना शुरू हो गया। बीजेपी सरकार आया, बहुत उन्नति हुआ, डेवलप हुआ। ये स्वच्छ भारत अभियान आया तो बस 100% हमारा टॉयलेट भी मतलब हो गया घर में। हमारे भाजपा सरकार के मोदी साहब ने सबको दिल्ली आज घुमाने का एक तो मौका दिया, उसके लिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी जी के तरफ से हम लोग को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, कुछ अच्छा काम के लिए। कल का क्या होगा, अच्छा प्रपोजल डालने के लिए, गरीब लोग के लिए अच्छा काम देगा बोल के PMGY, उसका बाद जल जीवन मिशन, ऐसे कुछ ऐसे बहुत इम्प्लीमेंट है। अभी भी छोटा से इम्प्लीमेंट है, लेकिन डेवलप लाने के लिए तो बड़ा प्रोजेक्ट होना पड़ेगा ना। इसलिए मोदी सरकार को भी धन्यवाद बोलता है। और बात करते हैं G20 देशों के बीच हो रहे कार्य समूह की बैठकों से जुड़ी हुई। अब गुजरात के गांधीनगर में चल रही चौथी स्वास्थ्य वर्किंग ग्रुप और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री इस बैठक के लिए वर्चुअल माध्यम से संदेश जारी करेंगे। कल बैठक के पहले दिन कई साइड इवेंट आयोजित किए गए। इस दौरान WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट, इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 और वन वर्ल्ड वन हेल्थ केयर इंडिया 2023 नाम से साइड इवेंट्स का आयोजन किया गया। वाराणसी में आज यूथ 20 शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन होगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयुक्त रूप से सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये 4 दिवसीय यूथ 20 सम्मेलन युवा और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। बैठक में 5 विषयों पर चर्चा हो रही है, जिसमें कार्य का भविष्य, साथ ही उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल, शांति निर्माण और सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण, स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना, साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा सहित स्वास्थ्य, भलाई और खेल जैसे विषयों को चर्चा में शामिल किया गया है।
यूथ 20 शिखर सम्मेलन के लिए विभिन्न देशों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो वाराणसी के दौरे पर है। गुरुवार को प्रतिनिधि मंडल के दुनिया भर के सदस्यों ने BHU IIT का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने सुपर कंप्यूटर के साथ साथ लैब का भी जायजा लिया। खासकर इस दौरे को लेकर संस्थान के छात्र बहुत उत्साहित नजर आए। IIT कंप्यूटर, BHU IIT का कंप्यूटर डिपार्टमेंट है और Y20 के जो सदस्य हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं सुपर कंप्यूटर देखने के लिए। ये यहाँ के IIT के विद्यार्थी हैं। कैसा लग रहा है ये जो आपके अतिथि आए हैं? Y20 का उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग ने बेसिकली क्या किया है कि जो फॉरेन से डेलीगेट्स आए हैं उनको हम लोग सुपर कंप्यूटर, हमारे यहाँ का सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है जहाँ पे परम शिवाय रखा हुआ है, और हमारे यहाँ प्रिसीजन इंजीनियरिंग हब है जहाँ पे हम लोग 3D प्रिंटिंग एंड मिसाइल मतलब कि DRDO के प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रिंट किए जाते हैं और मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और एक दिखा, हाँ वो उनको दिखा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है अपने अतिथियों का स्वागत करके? We are so happy to bring the diversity of many countries here. This is a representation of India, like the students are representing India, so we are so happy to host them in our college. ये IIT जहाँ पे पूरे देश के बच्चे पढ़ने आते हैं, ये हमारा भविष्य हैं और विदेशों में भी IIT के बच्चे देश का नाम रोशन करते हैं। वो स्वागत कर रहे हैं Y20 के यूथ्स का। ये खुद भी यूथ हैं, समझ सकते हैं कि कितना उत्साह है इनके अंदर। इन विदेशी जो G20 के Y20 के जो मेंबर्स आए हैं यूथ, उनका स्वागत करके। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, IIT BHU वाराणसी। यूथ 20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले सदस्यों ने वाराणसी में BHU IIT का दौरा किया। सदस्यों ने वाराणसी में सम्मेलन के आयोजन पर खुशी जताई है। Y20 के ये सदस्य हैं, ये हिमजा हैं, US से आई हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो IIT है उसमें ये लोग घूम रहे हैं। यहाँ के जो शिक्षक हैं, इन लोगों को उन्होंने महामना के बारे में बताया। महामना जिन्होंने स्थापना की दान मांग के लोगों से इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन BHU IIT? हमजा, यू आर फ्रॉम US ना? Yes, I'm from the US. Being able to tour IIT has been a really great experience. My parents are from India. I'm part of the Indian diaspora in the US. So being able to reconnect with the motherland has been great, and to be able to tour educational institutions such as this one has been wonderful. Another member from Mexico. What is your experience in IIT BHU? Oh, it has been great. I've been loving it so far, and I think it's great to visit some educational institutions here in India. Also, I've been touring in other cities, and I think I've been loving the cultural heritage in Varanasi so far. ये लोग प्रसन्न हैं और वाराणसी में आके मैक्सिको की हैं। इन्होंने कहा कि वाराणसी को जो इनको पसंद किया, इन्होंने अच्छा लगा। और आपको मैं बताऊं कि काशी जो है यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका संसदीय क्षेत्र भी है। जो यहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं वो इन लोगों ने देखा है और इनको अच्छा लग रहा है वाराणसी। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष भारत योजना के जुड़ी कुछ मीडिया खबरों को भ्रामक और गलत बताया। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत अस्पताल में रोगी को भर्ती करने से 3 दिन पहले अस्पतालों को पूर्व अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू करनी होती है। ये प्रक्रिया आपातकालीन स्थितियों में अस्पताल द्वारा इलाज से इनकार करने की स्थिति से निपटने के लिए है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ मामलों में मरीजों को पूर्व अनुमोदन की प्रक्रिया से पहले ही अस्पतालों में भर्ती कर लिया गया और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रिपोर्ट के उजागर किए गए 50% से अधिक मामले सरकारी अस्पतालों से जुड़े हैं। इन अस्पतालों द्वारा धोखाधड़ी का कोई कारण नहीं, क्योंकि इलाज में खर्च होने वाले धन की प्रतिपूर्ति अस्पताल खातों में की जाती है। इलाज के दौरान मृत्यु के मामलों में अस्पताल को अनिवार्य रूप से मृत्यु रिपोर्ट जो है उसे जमा करना होता है। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पिछले 2 दिनों से बारिश रुकने के कारण हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित कांगड़ा और मंडी में राहत और बचाव कार्य लगातार चलाए जा रहे हैं। राज्य में इस पूरे मानसून सीजन के दौरान अब तक कुल 328 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि पिछले 1 सप्ताह में हुई बारिश से 72 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शाम राजधानी शिमला में एक समीक्षा बैठक कर स्थिति का जायजा लिया और राहत और बचाव कार्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा कि लोगों के घरों के इर्द गिर्द भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए रिटेंशन वॉल का निर्माण विधायक क्षेत्र विकास निधि के तहत करने का निर्णय लिया गया, जो अगले 6 महीने के लिए लागू रहेगा। इस बीच मुख्यमंत्री आज शाम दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर हिमाचल के लिए आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे। उधर कांगड़ा जिले के इंदौरा और फतेहपुर में बाढ़ में फंसे 2000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। आज भी राहत और बचाव कार्य जारी है और इन लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया। फिलहाल राज्य के अधिकतर स्थानों पर आज मौसम साफ है। सेना, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान बचाव अभियान में जुटे हैं। कांगड़ा में भी भूस्खलन के बाद राहत का काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। सेना लगी है, आईटीबीपी लगी है, हिमाचल पुलिस लगी है, प्रशासन लगा है। जो डेड बॉडी है उनको निकालने का काम शिप बॉडी का, जिसमें उम्मीद है कि कुछ और शव हो सकते हैं, वो चल रहा है। जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी हमारा काम तेज होता जाएगा। 1200 के करीब रोड थे, 550 के करीब लैंड स्लिप्स में हमने रोड्स को निकाल दिया गया है और इस दृष्टि से हम युद्ध स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं बल्कि राज्य के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने का है। आपदा के समय आपस में ना लड़ें, आपदा के समय राजनीति ना करें, आपदा के समय मदद के लिए आगे आएं और राहत कार्य बढ़ चढ़ कर दें। केंद्र सरकार ने भरपूर मदद एनडीआरएफ की टीमों की तरफ से भी और जो भी सुविधाएं चाहिए थी एयरफोर्स से लेके अन्य, वो सारी देने का काम किया है। 13 से 15 अगस्त तक मंडी जिले में हुई भारी बारिश के कारण बहुत ज्यादा तबाही हुई। मंडी जिले में 267 लोगों के आशियाने पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, सड़कें भी बंद हैं और इसमें अभी तक 31 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। वहीं अगर तबाही की बात करें तो मंडी शहर भी इससे अछूता नहीं। मंडी शहर की सबसे प्रसिद्ध टारना पहाड़ी अब धंसने की कगार पर है। इस पहाड़ी पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई। जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया और इसके नीचे की तरफ रहने वाले लोगों को भी अपने घर खाली करने के लिए कहा गया है। मंडी जिला प्रशासन लोगों के रहने की व्यवस्था तो कर ही रहा है, लेकिन प्रभावितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर करोड़ों रुपए के बुनियादी ढांचे को यहाँ नुकसान पहुंचा है। पूरे जिला में जो 13 से 15 के बीच में जो बारिश हुई है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो हाउसेस फुली डैमेज की जो रिपोर्ट है, अराउंड 267 हाउसेस है जो फुली डैमेज है, जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट आई है। ये आंकड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि रिपोर्ट्स अभी और आ रही हैं फील्ड से। इसके अलावा पार्शली डैमेज हाउसेज जो रिपोर्टेड हैं वो 560 हाउसेज पार्शली डैमेज रिपोर्टेड हैं। 235 केटल का लॉस हुआ है और 502 काउ शेड जो है वो डैमेज्ड हैं। टोटल जो मिला के 31 करोड़ का जो ये सिर्फ हाउसेस, काउ शेड, केटल का ही लॉस है पूरे जिला में अभी तक जो बताया गया है हमें। हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद भाखड़ा और पौंग बांध से पानी छोड़ने के कारण पंजाब के 5 जिले होशियारपुर, रूपनगर, गुरदासपुर, कपूरथला और फिरोजपुर फिर से बाढ़ की चपेट में आ गए। गुरदासपुर और होशियारपुर में हालात ज्यादा खराब है। यहाँ कई गांव ब्यास नदी के पानी में डूब गए। यहाँ बचाव के लिए सेना और एनडीआरएफ को उतारना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए। कई जगहों पर नदी का रुख बदल गया। होशियारपुर के गांव बेला ठाकरा और मंड सनूर में कच्चे बांध टूटने से पानी गांव में घुस गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने होशियारपुर जिले में प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात का निरीक्षण भी। उधर स्थानीय प्रशासन भी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रहा है। जालंधर के हल्का शाकोट के गांव थमुवाल में सतलुज नदी के बांध की मिट्टी खिसक गई, जिसकी वजह से पानी गांव के अंदर घुस गया। इसके बाद फौरन ड्रेनेज डिपार्टमेंट ने बांध को मजबूत करने के लिए मिट्टी से भरी बोरियां लगाई। फिलहाल अभी ज्यादा नुकसान की जानकारी नहीं आई है, लेकिन सतलुज नदी के पानी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच सकता है। केंद्रीय जल आयोग ने नई दिल्ली में फ्लड वॉच ऐप जारी किया। इसके जरिए हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कभी भी कहीं भी बाढ़ की स्थिति से जो जुड़ी सूचना है वो अब मिल पाएगी। इस पर और जानकारी के लिए CWC के अध्यक्ष से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। CWC ने एक फ्लड वॉच करके एक ऐप लॉन्च किया है। क्या किस तरीके से काम करेगा सर ये, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जो CWC के चेयरमैन हैं वो सब मौजूद हैं। सर किस तरीके से ये काम करने वाला है?
ये ऐप हमने बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि हम लोग आउटरीच करना चाहते थे बहुत पब्लिक को। तो जनरल पब्लिक को एक बहुत सिंपल ऐप चाहिए होती है, उनको जो जानकारी चाहिए एक क्लिक पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने इस तरह की ऐप जनरेट की है कि अगर आपको सिर्फ अपने नियरेस्ट हमारी साइट है, अगर सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एक क्लिक करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। आप जहाँ भी खड़े हैं, यहाँ पे हैं, शिमला में हैं, दिल्ली में हैं, कानपुर में हैं, पटना में हैं, कहीं भी हैं आप इंडिया में, तो आप उस ऐप वो जीपीएस से लोकेट करेगा आपकी लोकेशन अपने आप, और अपने आप ही आपको नियरेस्ट लोकेशन का जो है डाटा प्रोवाइड कर देगा। तो ये तो हुई बहुत सिंपल वाली बात। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है पूरे स्टेट की जानकारी चाहते हैं, पर्टिकुलर प्लेस की, अपने घर परिवार जहाँ पे हैं वहाँ की जानकारी देखना चाहते हैं, या किसी और पर्टिकुलर रिवर बेसिन में ऊपर और नीचे देखना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत ही एक्सटेंसिव जो है हमने इंफॉर्मेशन एक दूसरा बटन एक रखा है, ताकि वो लोग जो है जो थोड़ा और जानकारी गहन में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो उसमें हमें आज की डेट में एक दिन की जो हमारी स्टिक इंफॉर्मेशन है, एक दिन का जो हम फ्लड फोरकास्ट करते हैं, उसके अलावा 7 दिन तक का हम लोग एडवांस्ड फ्लड फोरकास्टिंग इसमें हमने इंटीग्रेट कर दिया है। तो 7 दिन तक की एक हम एडवाइजरी इशू करते हैं कि इस तरह की स्थिति बन सकती है। सर ये डेटा कहाँ से कलेक्ट होगा, किस तरीके से होगा, मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे? वो हमारी जो सेंटर्स हैं, 32 सेंटर्स हैं हमारे जो रीजनल बेसिस पे हैं, वो लोग कंटिन्यूसली डीएम्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, या जो भी आपदा से रिलेटेड वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, उनको लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सेंट्रल हेडक्वार्टर में ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। 2 बुलेटिन हम रोज़ इशू करते हैं। कंट्री की सिचुएशन देता है, जिसमें एक कंट्री की आज की स्थिति बताता है, एक 7 दिन की स्थिति बताता है। तो ये हम लोग NDRF, NDMA, इन सब ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, बहुत बड़ा ग्रुप है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उन सब में ये जानकारी जाती है। तो ये कम्प्लीटली ये सिस्टम इस ऑटोमेटेड है। सर जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं, क्या उनकी भी डिटेल्स इसमें रहेंगी? जी, इसमें फ्लड प्रोन एरिया के लिए हम लोग एक बहुत ही शीघ्र एक जानकारी की किताब लेके आ रहे हैं, बिकॉज फ्लड प्रोन एरिया जो है एक असेसमेंट बेस्ड टूल है। अभी ये आपने कहा कि एंड्रॉयड पे ये डाउनलोड कर सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश में है, तो और लैंग्वेज में भी आए? इसको एक्सटेंड करेंगे, हम देखते हैं इसकी डिमांड। अभी हमें ऐसा लगा कि इंग्लिश और हिंदी कोई ना कोई भाषा, ये तो कहीं ना कहीं इंग्लिश समझता है थोड़ी बहुत, और इसलिए हमने अभी इसको किया है। प्लस ये आपको ऑडियो भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रिंट भी है, इसके ऊपर प्रिंट भी आ रहा है, ऑडियो दोनों आ रही हैं केवल। तो ये थे CWC के चेयरमैन, जिनका कहना था कि जो बाढ़ की जो चेतावनी है उसमें ये काफ़ी कारगर साबित होगा, और जो जानमाल का जो नुकसान है उसको भी बचाया जा सके। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ग्रेटर नोएडा के CRPF सेंटर में अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत 4 करोड़वें वृक्ष का रोपण करेंगे। साथ ही गृह मंत्री CRPF की विभिन्न परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा एक अन्य कार्यक्रम में आज गृह मंत्री अमित शाह कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड के निदेशक मंडल को भी संबोधित करेंगे। बात चंद्रयान की। इसरो आज चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की डी बूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में उसे लाया जाएगा। डी बूस्टिंग यानी स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीमा करना। यह प्रोसेस 20 अगस्त को भी होगा। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इससे पहले कल चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया था। सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइट मेट। प्रोपल्शन मॉड्यूल अब कई महीनों तक चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करता रहेगा, जबकि लैंडर रोवर चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।